लाइव आ जाओ। तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो हम लोगों ने कल खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखा था। तो आज हम लोग जो हमारा सेशन है वो साइमन कमीशन से रिलेटेड है। 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उससे रिलेटेड हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी हमारे इस सेशन में, मतलब डोमिनेंस स्टेटस, नेहरू रिपोर्ट्स भी हम लोग इसमें देखेंगे, और जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि व्हेन डिड द साइमन कमीशन विजिट इंडिया। अब इस चीज से पहले करने से पहले हम लोग एक बार और ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इस चीज के बारे में, इस कमीशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस कमीशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे चुका हूं, आपको थोड़ी सी स्टोरी आपको क्लियर है, तो उसी स्टोरी को हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, उसी चीज उसी फ्लो के हिसाब से चलेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये साइमन कमीशन था क्या, साइमन कमीशन कैसे आया था, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था, किसके लिए इंप्लीमेंट किया गया था, तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो अब क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से समझो कि क्या बोला उन्होंने। व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था। अगर आपसे कोई बोले कि साइमन कमीशन का गठन किस ईयर में हुआ था, तो किस ईयर में उसका गठन हो गया था। 1927 में। अगर आप लंदन की बात करो तो ये कमीशन कहां पे फॉर्म हो गई थी, लंदन में फॉर्म हो गई थी। पर ये जो कमीशन जो है वो लंदन से इंडिया कब विजिट करी, तो 1928 में इसका विजिट हुआ था। ठीक है, ये दो चीज बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जा सकते हैं कि निर्माण किस, मतलब की स्थापना कब की गई थी साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन फॉर्म किस ईयर में हुआ था, 1927 में। और इंडिया में उस कमीशन ने कब विजिट किया था, वो इंडिया में कब आया था, तो 1928 में आया था। ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके से आप आंसर करोगे। बना कब था, तो 27 में बना था, और 28 में कब आया था, इंडिया आया था। क्यों आया था भैया, क्या जरूरत पड़ी थी इस कमीशन को इंडिया में आने की, क्या शौक पड़े थे। हाँ, अच्छी बात, और थोड़ा सा और। ठीक है, तो लगभग उन्होंने चीज बता दी। अब देखो यहाँ पे हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की हम लोगों ने देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि 1909 में बना था, फिर 1919 में बना, और 1929 में बनना चाहिए था। तो हर 10 साल में क्या होता है, बोल सकते हैं कि आपका एक्ट पास होता है। अब वो एक्ट जो बना है उसको देखने के लिए एक कमीशन का गठन कराया गया था। जब बोल सकते हैं कि 1919 में बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो ब्रिटिशर्स ने एक तरीके का आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था कि जो 10 साल के बाद क्या होगा, जो एक्ट आएगा उसके लिए वो क्या करेंगे, एक कमीशन को फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एक कमीशन को फॉर्म करेंगे, और वो कमीशन क्या करेगी, देखेगी कि इंडिया की, मतलब कैसे इंडिया का जो बोल सकते हैं मतलब पार्टिसिपेशन है वो इलेक्शन में कैसे बढ़ाया जा सकता है, या जो भी भारत के लोग हैं उनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, या बोल सकते हैं ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, उसमें इंडिया के लोगों को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, उसके लिए एक तरीके की ये कमीशन फॉर्म करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। ये 1919 में ही बोल दिया था। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी टाइम पे अंग्रेजों ने बोल दिया था कि 10 साल के बाद जो एक्ट बनेगा उससे बनने से पहले हम लोग एक कमीशन बनाएंगे, और उस कमीशन का काम क्या होगा, इन 10 सालों में क्या नई चीज ऐड हुई है, और किस तरीके से इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, किस चीज में, ये ब्रिटिश एम्पायर में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये कमीशन इस तरीके से फॉर्म हुई थी। पर आपने ये चीज देखने की कोशिश करो कि ये कमीशन जब फॉर्म हुई तो इस कमीशन में कोई भी इंडिया का मेंबर प्रेजेंट था क्या, इंडिया का मेंबर ही प्रेजेंट नहीं था। जब आप इंडिया के भले के लिए इस कमीशन को फॉर्म कर रहे हो और इंडिया के लोग ही उसमें शामिल नहीं है, तो क्या वो इंडिया के लिए कमीशन बन रही है, क्या नहीं बन रही। तो वो उस कमीशन को इंडिया के लोग बोल सकते हैं कि राजी होंगे उस चीज से कि नहीं होंगे,
नहीं होंगे। तो जब कमीशन को पता, मतलब जब 1927 में ये कमीशन बनी और ये कमीशन के बारे में लोगों को पता चला कि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं है और ये कमीशन हमारे भले के लिए आया, तो क्या इंडिया के लोग इसका स्वागत करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो जैसे ही 1928 में ये आया, तो जैसे ही वो आए थे तो उन लोगों को ब्लैक फ्लैग्स दिखाना स्टार्ट कर दिए थे, काले झंडे दिखाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और गो बैक साइमन या मतलब गो बैक साइमन के नारे लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। देखा था ना हमने, गो बैक साइमन के एक तरीके से नारे लगाए जाते थे कि जो साइमन है वो वापस चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हमको देखने को मिल रही थी। तब ये जो कमीशन है वो कमीशन फॉर्म तो हुई थी और कमीशन में बहुत सारी चीजें ऐड भी की गई थी, कि इसमें बोल सकते हैं कि प्रांतों के बारे में बता के रखा था, डायरकी सिस्टम को चेंज करने की बात की गई थी। तो ये कमीशन में ये चीजें तो ऐड हुई थी, पर ऐड करने के साथ साथ भैया ये चीज भी समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए कि अगर वो भारत की भलाई के लिए आप कोई कमीशन को बना रहे हो, तो उस कमीशन में भारत का इंसान का होना भी तो जरूरी है। तो उस कमीशन में कोई इंसान वहां पे था ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को चीजें को देखने को मिली। ये साइमन कमीशन जो फॉर्म हुआ, तो देखो कारणवश वैसे क्या था कि 10 साल के बाद 1929 में आपका एक्ट आना चाहिए था, ठीक है। और ये जो कमीशन थी 1929 में ही बननी चाहिए थी, पर बोल सकते हैं कि बहुत सारे रीजंस के कारण इसको किस ईयर में बना दिया गया, 1927 में बना दिया गया, ठीक है। और 28 में जब हम लोगों ने एक तरीके से इसका, इंडिया के लोगों ने इसका विरोध किया, तो उस कमीशन की कुछ चीजों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जो अच्छी चीजें थी उस कमीशन की, उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट किया। और दो और ऐसी चीजें थी बाद में जो 1935 का एक्ट बना है, वो दो और चीजों से मिलकर बना है। हम लोगों को 1929 में कोई एक्ट देखने को नहीं मिला ना, उसके बाद में हमको कब देखने को मिला था? सीधा 1935 में देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये एक्ट को इतना लेट पास क्यों किया गया था? क्योंकि साइमन कमीशन का एक केस हो गया था, लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। और एक तरीके से अब ये चीज देखो, जब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो बोल सकते हैं कि हमारे जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, अब लोग, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन में आगे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करो। जब बोल सकते हैं गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया के लोगों ने, कांग्रेस के लीडर्स ने ये चीज बोली थी कि इस कमीशन में इंडिया का मेंबर क्यों नहीं है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर के, उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया था कि इंडिया के लोग इतने कैपेबल नहीं है कि वो किसी तरीके का लॉ बना सके। और अगर वो कोई लॉ बना भी देंगे या एक्ट बना भी देंगे ना, तो पूरे इंडिया की जो क्लासेस है या जितनी भी जातियां हैं, वो सबके लिए एक तरीके से मान्य हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो चीज बोली गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वो एक तरीके का स्टेटमेंट दिया था कि जो इंडिया के लोग हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो एक इतने काबिल नहीं है कि कोई एक्ट को बना सके। और वो एक्ट बना भी देंगे ना, तो वो सारे के सारे लोग, जो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये जितनी जात के, जितने क्लास के लोग हैं, उन सबके लिए मान्य हो, इतना वो बना ही नहीं सकते इस तरीके का। तो इस तरीके का स्टेटमेंट बनाया गया था और एक चैलेंज दिया गया था इंडिया के लिए कि इंडिया के लोग इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं बना सकते, इस तरीके का कोई एक्ट नहीं बना सकते। एक चैलेंज दिया गया इंडिया के लिए, तो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके मोतीलाल नेहरू ने एक तरीके की रिपोर्ट को सबमिट किया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो किस ईयर में बना के दे दी थी उन्होंने? 1928 में। क्लियर हो गया? तो एक तरीके का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक तरीके का बोल सकते हैं चैलेंज दिया था कि इंडिया के लोग इतने काबिल है ही नहीं कि कोई एक्ट बना सके, और वो अगर बना भी देंगे तो वो एक्ट सभी लोगों या धर्मों के लिए लागू हो, ये मतलब कि जरूरी नहीं है। तो इस तरीके का चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया, और इस रिपोर्ट में एक नेहरू रिपोर्ट नाम की उन्होंने एक तरीके की रिपोर्ट बनाई थी। और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया था? चीजों को बताया गया था कि किस तरीके से हमारे लिए हम लोग एक्ट बना सकते हैं, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करने चाहिए, कौन कौन से चीज हटानी चाहिए, कौन सी नहीं हटानी चाहिए। लगभग उन्होंने जो बोल सकते हैं कि जो आइडिया था वो कहां से लिया था? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था। जो चीज हटानी चाहिए वो चीज हटा दी थी, और जो चीज रखनी चाहिए वो चीज उसमें किस में लिख दी थी? उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में लिख दी थी। पर अब यहाँ पे फिर से वही चीज दिक्कत हुई, हम जो ब्रिटिशर्स ने बोला था लगभग वो चीज हमको देखने को भी मिली कि ये एक्ट बनने के बाद भी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि इस रिपोर्ट में भी कांग्रेस के लोगों ने ज्यादातर किन का समर्थन किया है? हिंदू लोगों का समर्थन किया है। कांग्रेस इस एक्ट में किसी भी तरीके की, मतलब कि मुस्लिम लोगों के लिए कोई सेफ गार्ड के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो इसी चीज पे गुस्सा होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आप को अलग कर लिया, इस रिपोर्ट का विरोध किया और खुद की एक रिपोर्ट को सबमिट किया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिन्नास 14 पॉइंट्स,
ठीक है, तो उसके बोल सकते हैं कि उस रिपोर्ट का नाम क्या था, जिन्नास 14 पॉइंट्स। तो उन्होंने 14 ऐसे पॉइंट्स लिखे थे, जिन्ना के ऐसे 14 पॉइंट्स थे जो कि वो चाहते थे कि इस एक्ट में होने चाहिए या इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलनी चाहिए इस राज्य में। ठीक है, तो ब्रिटिश राज में कौन कौन सी 14 चीजें होनी चाहिए, जिन्ना ने अपनी 14 बोल सकते जिन्नास 14 रिपोर्ट्स में उन्होंने बताया था, ये 14 पॉइंट्स में बताया था। अब ये चीज वो बोल सकते ब्रिटिशर्स ने सही भी बताई थी कि कोई ऐसी वो कोई भी इंडियन अगर कोई रिपोर्ट बना लेगा तो सारे धर्म के लोग या जाति के लोग उसको मान्य करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट बनाई, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना या बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे ना वो उस रिपोर्ट से खुश नहीं थे। ठीक है, तो बहुत सारे लीडर्स उसके बारे में बात कर रहे थे और वो लीडर्स से प्रभावित होकर जिन्ना ने ये सारी की सारी चीजें अपने पॉइंट्स में लिख दी थी। ठीक है, तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इनसे रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड या मोहम्मद जिन्नास 14 पॉइंट से रिलेटेड, पर इतना याद रखना कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो किस ईयर में बनाई गई थी। ठीक है, किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने। अब वो आगे की स्टोरी में इसकी बता दूंगा आपको नेहरू रिपोर्ट की, पर जिन्ना के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं और मैं ज्यादा डिस्कस कर भी नहीं रहा हूं वरना बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो जिन्ना की जो रिपोर्ट थी वो किस ईयर में आई थी, तो 1929 में आई थी, एक साल के बाद आई थी ये 14 पॉइंट्स की। ठीक है, तो ये दो मेन चीज याद रखना कि सबसे पहले एक साइमन कमीशन बनी, उस साइमन कमीशन ने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स सबमिट की थी, रिपोर्ट्स में बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए थे। फिर उसी रेजोल्यूशन के पास में हमको दो और रिपोर्ट देखने को मिलती, एक नेहरू रिपोर्ट है और नेहरू रिपोर्ट के बाद में कौन सी देखने को मिलती है हमको, जिन्ना रिपोर्ट, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी, जो कि जिन्नास 14 पॉइंट्स के नाम से जानी जाती है। और जब गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट बना था तो उस एक्ट में इन तीनों कमीशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स थी ना उनको ऐड किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइमन कमीशन की सारी चीजों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 एक्ट में जोड़ दिया गया था, उसमें कुछ चीजें साइमन कमीशन से रिलेटेड थी, कुछ जो नेहरू रिपोर्ट में थी वो चीजों को भी ऐड किया गया था, और जिन्नास की जो कुछ चीजें थी वो भी हमको 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, इतना याद रख लेना बस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमको साइमन कमीशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट थी वो उसका भी मिक्सचर देखने को मिलता है, नेहरू रिपोर्ट का भी मिक्सचर देखने को मिलता है, और साथ में जिन्नास के जो 14 पॉइंट्स है उनमें से कुछ पॉइंट भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया ये स्टोरी, समझ में आया यहां तक, आगे बढ़े अब। तो नेक्स्ट देखो, द पीपल ऑफ इंडिया एटिचेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ आंदोलन क्यों किया था। क्यों किया था भैया, जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो सीसी लोगों ने बता दिया यहाँ पे कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। तो हम लोगों ने देखा था कि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर प्रेजेंट नहीं था, इसी चीज का लोगों को गुस्सा था, ब्रिटिश बोल सकते कांग्रेस लीडर भी इसी बात से गुस्सा थे कि भैया जब आप कमीशन बना रहे हो, इंडिया के भले के लिए बना रहे हो, भैया इंडिया की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हो मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और उसी कमीशन में आप इंडिया के मेंबर को ऐड नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है ना। तो इस चीज के लिए उसमें कोई मेंबर नहीं था, इसलिए इंडिया के लोगों ने साइमन कमीशन का क्या किया था, विरोध किया था। नेक्स्ट देखो, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग द साइमन कमीशन। तो अभी मैंने बताया था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिसने एक तरीके का स्टेटमेंट दिया था, तो वो कौन से थे जिन्होंने बोला था कि इंडिया के लोगों में रिपोर्ट बनाने की या लॉ बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो काबिल नहीं है। ठीक है, तो कौन थे वो, हमारे लॉर्ड ब्रिंकन हेड थे। कौन थे, लॉर्ड ब्रिंकन हेड ने क्या नाम, क्या किस तरीके की स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के लोग कैपेबल नहीं है किसी भी तरीके की एक्ट बनाने के लिए, इसलिए उनको हमने कमीशन में ऐड नहीं किया। क्लियर हो गया, तो जिसने स्टेटमेंट दिया था उसका नाम भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझ लो, यूके की बात करो या ग्रेट ब्रिटेन की बात करो तो उस टाइम पे दो तरीके की पार्टी उस टाइम पे हमको देखने को मिलती थी। जैसे इंडिया में बात करते तो इंडिया में दो मेन इंपॉर्टेंट पार्टीज हमको देखने को मिलती है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है और दूसरी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है। तो उसी तरीके से यूके की बात करोगे तो पहले के टाइम पे यूके में भी दो तरीके की पार्टीज चलती थी, एक पार्टी का नाम क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरी कौन सी थी, लिबरल पार्टी। ठीक है,
आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे साइमन कमीशन में के कौन से मेंबर जो है वो लिबरल पार्टी को बिलोंग करते थे। तो कौन इंसान था कि जो लिबरल पार्टी को बिलोंग करता था? ठीक है, तो कौन बिलोंग करते थे? सर जॉन साइमंस, जो कि साइमन कमीशन के क्या थे? हेड थे। इसलिए उसी कमीशन को हम किसके नाम से जानते हैं? साइमन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हेड थे उसी के नाम पे उस कमीशन फॉर्म हुई थी। या बहुत सी कमीशन हमने देखी है कि जो हेड रहता है, नेतृत्व करता है, उसी के नाम पे उस कमीशन को बना दिया जाता है। ठीक है, तो सर जॉन साइमन जो थे वो क्या थे? हमारे उस टाइम के बोल सकते हैं कि हमारे लिबरल पार्टी को बिलोंग करते थे। एक हमारे जो इंपॉर्टेंट है ये मेजर एटली है, इनका नाम आपने सुना है? जो मेजर एटली है वो कैसे रिलेटेड है? वो किस चीज से रिलेटेड है? इंडियन नेशनल या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए तो मेजर एटली जो है वो हमारी भारत से या हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? ये चीज बताओ कोई। ठीक है, तो इनका अगर पूरा नाम देखो जाओ तो क्या होता है? क्लेमेंट एटली। तो ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, किस ईयर में इंडिपेंडेंस मिली थी? ठीक है, तो 1947 में हमारे जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्होंने एक तरीके से इंडिया को आजाद करने का एक तरीके से बोल सकते हैं प्रस्ताव रखा था। और उस प्रस्ताव को साइन किसने किया था? जब तक यूके का पीएम उस चीज को साइन नहीं कर देगा तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी क्या? नहीं करेगा। तो बोल सकते हैं माउंटबेटन ने एक तरीके से प्रस्ताव तो रखा था, उस प्रस्ताव पे साइन किसने किया था? तो हमारे क्लेमेंट एटली थे। उस टाइम पे कौन थे ये? यूके के पीएम थे। तो इन्होंने ही उस प्रस्ताव पे क्या किया था? साइन किया था। और इन्हीं के साइन के बाद इंडिया को क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो इनको भी याद रखना कि 1947 के टाइम पे इंडिया को इंडिपेंडेंस का जो प्रस्ताव था उस पर साइन करने वाले पीएम कौन थे? तो हमारे क्लेमेंट, हमारे एटली थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑड गिवन बिलो। तो साइमन कमीशन से रिलेटेड कौन कौन सा कथन सही है, बताइए सभी। कि कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा ही जल्दी पढ़ लिया और डीडी आंसर देना स्टार्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट। तो इसे 1998 के अधिनियम की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो हम लोगों ने देखा था कि पिछले 10 साल में किस तरीके का काम हुआ है, क्या चीज अच्छी हुई है, क्या चीज बुरी हुई है, इस चीज का जज करने के लिए, इस चीज की रिसर्च करने के लिए इस कमीशन को फॉर्म किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? उसको किसने हेड किया था? सर जॉन साइमन ने बोलस कमीशन को हेड किया था, नेतृत्व किया था। इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसने सरकार को एक संक्रिय स्वरूप की वो सर सिफारिश की इच्छा की थी, तो एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने की बात की थी। तो इस कमीशन ने भी यही चीज भी की थी। ठीक है, और चौथा क्या था कि इंडिया के लोगों ने या इंडियन लीडर्स ने इस कमीशन का क्या किया था? विरोध किया था। तो सही बात है ना, सभी लोगों ने इसका विरोध किया था। तो चारों के चारों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे? ठीक है, नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू द साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमको। ठीक है, तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या बोल के रखा है? इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो उसने प्रांतों में द्वैत शासन को जिम्मेदार शासन के साथ बदलने की क्या की थी? सिफारिश की थी। पहला स्टेटमेंट ही हमको क्या देखने को मिल गया? सही देखने को मिल गया। तो मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन ने बहुत सारे चेंजेस के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमको प्रांतों के बारे में देखने को मिला था कि वहां पे डायरकी सिस्टम स्टार्ट हो गई थी। डायरकी मतलब कि द्वैत शासन स्टार्ट हो गया था, जो कि हमारे जो सब्जेक्ट है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। एक हमारे कौन से सब्जेक्ट होते थे? रिजर्व सब्जेक्ट। और दूसरे कौन से होते थे? ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट रहते थे उन पे किसका हक रहता था? जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते थे वो उनका हक रहता था। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट रहते थे उनका निर्णय कौन करता था? इंडियन मेंबर्स करते थे। तो इस तरीके की डायरकी सिस्टम को प्रांतों में स्टार्ट किया गया था 1919 में। और बोल सकते कि डायरकी सिस्टम को सेंट्रल लेवल पे या केंद्र लेवल पे स्टार्ट किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमको देखने को मिलता है?
दो चीज बताई थी ना मैंने, डायरकी सिस्टम प्रांतों में 1990 एक्ट में देखने को मिला था, और जो ही डायरकी सिस्टम जो द्विशासन है हमको केंद्रीय लेवल पे किस मतलब एक्ट में देखने को मिला था, 1935 में देखने को मिला था। तो यहाँ पे जब ये बनाया गया था तो इस चीज को हटाने का बात की गई थी कि डायरकी सिस्टम को अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या जिम्मेदार सरकार के साथ क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। ठीक है, तो ये दो चीज हमको याद रखनी। नेक्स्ट देखो, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु क्यों हो गई थी, किसके कारण वो घायल हुए थे? ठीक है, तो ये स्टोरी हमको देखने को मिलती है। तो लाला लाजपत राय जो है वो साइमन कमीशन के खिलाफ में लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि लाठी चार्ज कर दी गई थी, और उस लाठी चार्ज में उनको हेड इंजरी हो गई थी, उनके सिर पे एक तरीके से डंडा पड़ गया था, जिसके कारण उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों की क्वेश्चन है कि लाठी चार्ज जो लाला लाजपत राय जिस लाठी चार्ज में मरे थे, उस लाठी चार्ज को करने के लिए ऑर्डर किसने दिए थे? कौन सा ऐसा कमांडर था जिसने लाठी चार्ज के ऑर्डर दिए थे और उस लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय मतलब की मृत्यु हो गई थी? क्या था उनका नाम? ठीक है, तो इसका रीजन हमने भगत सिंह में बताया था मैंने। तो भगत सिंह ने जो लाला लाजपत राय को बोल सकते हैं कमांड दिया था जिसने लाठी चार्ज के लिए, उसको मारने के लिए गए थे। किसको मारने के लिए गए थे? वो जेपी सोरेंद्र को मारने के लिए गए थे, पर उसकी जगह वो किसको मार के आ गए थे? जेम्स स्कॉट को मार के आ गए थे। तो वही चीज हुई थी। तो लाठी चार्ज में जो लाला लाजपत की मृत्यु हुई थी, और उस लाठी चार्ज को जिसने कमांड किया था, जिसने ऑर्डर दिए थे, उसको मारने के लिए भगत सिंह गए थे। तो उसका नाम क्या था? जेपी सोरेंद्र। ठीक है, मारने इनको गए थे पर इनको मार के नहीं आ पाए थे, जेम्स स्कॉट को उन्होंने गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, टू हुम वाज द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी कन्वर्ट। तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसको दी गई है? लाला लाजपत राय को देके रखी। ठीक है, तो अगर इसी से बात करते तो कल के सेशन में हमने केसर हिंद के बारे में देखे रखा था। तो केसर हिंद की उपाधि किसको धारण मतलब ब्रिटिशर्स ने किसको दी थी? महात्मा गांधी को, जिनने बाद में इसको बोल सकते जलियांवाला बाग मैस्क्रे या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे इसको क्या कर दिया था? त्याग दिया गया। और अगर एक और क्वेश्चन पूछे तो हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि दी गई थी 1915 में ब्रिटिश के द्वारा, जो कि उन्होंने जलियांवाला बाग मैस्क्रे के बाद में त्याग दी थी। तो उसका नाम क्या है? नाइटहुड। ठीक है, तो नाइटहुड की एक उपाधि दे के रखी थी, सर नाइटहुड की उपाधि दे के रखी थी। उसको 1915 में दे के रखी थी। किसने दी थी वो उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को? जॉर्ज फाइव, जो कि वहां के ब्रिटेन के किंग थे, उन्होंने इसको उपाधि को दी थी, और उन्होंने जलियांवाला बाग के पास में इसको त्याग दिया था। तो नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर किया था? तो हमने देखा था किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था। किस ईयर में किया था? ठीक है, तो ये 1928 में बना दी गई थी। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो नेहरू रिपोर्ट है वो किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। क्या इस रिपोर्ट से जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो खुश थे या नहीं थे? जब उनके पापा ने या उनके पिताश्री ने अगर कोई रिपोर्ट बनाई है, तो उस रिपोर्ट से वो इंसान जवाहरलाल नेहरू की बात करे तो वो खुश थे या नहीं थे? क्यों नहीं थे? क्या होता है डोमिनेंट स्टेटस? और वो क्या जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे फिर? ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना। भैया ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे कि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसने बनाई थी, मतलब उसको लीड किसने किया था? हमारे जब मोतीलाल नेहरू ने। पर मोतीलाल नेहरू ने जब इस रिपोर्ट को बनाया था, तो इस रिपोर्ट में हमको क्या देखने को मिला था? उन्होंने किस चीज की मांग की थी ब्रिटिश एम्पायर से? डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। अब यहाँ पे अंतर समझ लो, डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है और फुल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है। या पूर्ण स्वराज के बारे में जानते हो ना? फुल इंडिपेंडेंस बोलो या पूर्ण स्वराज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये दो शब्द है, एक डोमिनेंट स्टेटस है और दूसरा है हमारा पूर्ण स्वराज। अब इस चीज में अंतर क्या होता है? जो मोतीलाल नेहरू है वो डोमिनेंट स्टेटस चाहते थे, और वहीं पे जवाहरलाल नेहरू की बात करते तो जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे?
फुल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों शब्द ही है, पर शब्द में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। डोमिनेंट स्टेटस में ऐसा क्या गलत है जो कि पूर्ण स्वराज में अच्छा है, हमको देखने को मिलता है? अब देखो, इतना मतलब याद रखना कि डोमिनेंट स्टेटस में जब मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई थी, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी। अब डोमिनेंट स्टेटस होता क्या है? तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि हम पे जो राज कर रहे हैं वो ब्रिटिश एम्पायर ही राज करे। मतलब कि जो बड़ी बड़ी चीजें, जो डिफेंस वाला एरिया है, जो रेवेन्यू वाला एरिया है, वो क्या संभाले? ब्रिटिश क्राउन ही संभाले, ब्रिटिश ब्रिटिश राज्य जो है वही संभाले। जो इंटरनल मैटर्स है ना, जो इलेक्शंस होते हैं या कोई जो पार्लियामेंट है, जो बोल सकते हैं इंडिया के इंटरनल मैटर्स है, उन पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उन पे हम इंडियन मेंबर्स का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग डोमिनेंट स्टेटस की बात करते हैं। तो डोमिनेंट स्टेटस में जवाहरलाल, बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू ने यह बोला था कि आप लोग हम पे राज कर लो। ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश राज के अंदर ही आएगा, पर इंटरनल जो बोल सकते हैं कि जो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी हम लोग एक्ट बना रहे हैं, जिस तरीके का हमारे इधर पार्लियामेंट है या काउंसिल है, उनमें आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। ये सारे के सारे इलेक्शन जो इंटरनल मैटर्स हैं वो इंडिया के खुद के होंगे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी चीजें, डिफेंस जैसी चीजें, मिलिट्री है, आर्मी, वो आप संभाल लो, रेवेन्यू आप संभाल लो, पर इंटरनल मैटर्स में आप बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत करो। ये इंटरनल मैटर्स हमारे इंडिया का मामला है। इलेक्शन में किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना, ये हमारा मामला है। कौन सा एक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, ये हमारा मामला है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डोमिनेंट स्टेटस। और फुल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि ना ही डिफेंस ना ही रेवेन्यू कोई संभालेगा, सीधा का सीधा हमको पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटिश राज मतलब कि यहां से चले ही जाओ, आपका मतलब यहां पे होना बिल्कुल भी सही नहीं है। ना ही आप आर्मी संभालो, ना ही आप डिफेंस संभालो, सारी की सारी चीजें आप कौन संभालेगा? भारत ही अकेला संभालेगा। तो हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इतना याद रखना कि जब नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने उस रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी, और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस फुल इंडिपेंडेंस या बोल सकते पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। इसलिए इस रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू और बोल सकते हैं कि हमारे सुभाष चंद्र बोस ने एग्री नहीं हुए थे, और इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग को गठन किया था। ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखने वाले। ठीक है, तो ये स्टोरी क्लियर हो गई। तो नेहरू रिपोर्ट बोल सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी उससे खुश नहीं थे, उसको भी उन्होंने धिक्कार दिया था, और जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे वो भी इस रिपोर्ट से खुश नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का बस ये मुद्दा था कि भैया इसमें कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं देख, मतलब मुस्लिमों के बारे में कुछ नहीं देखे रखा, मुस्लिमों के सेफ गार्ड से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस चीज से गुस्सा थे कि इस रिपोर्ट में आपने डोमिनेंट स्टेटस की मांग क्यों की है। जब हम इतने सालों से ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं तो डोमिनेंट स्टेटस से कुछ नहीं होने वाला, हमको क्या चाहिए? अब पूर्ण स्वराज चाहिए। इतने सालों से ये लोग हम पे राज कर रहे हैं, तो अब कुछ नहीं होने वाला वो डोमिनेंट स्टेटस से। अब हमको किस तरीके का इंडिपेंडेंस चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। पूरा का पूरा जो मतलब राज है वो अब हमारे अंदर होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेहरू रिपोर्ट समझ में आई यहां पर आप लोगों को? नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड द फर्स्ट डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया? तो निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए प्रथम डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी? तो कौन इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी? ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था, तो उसमें हमारे मोतीलाल नेहरू थे, साथ में तेज बहादुर सप्रू थे, और हमारे कौन थे? जयकर थे। तो इन तीनों ने मिलकर किसकी मांग की थी? हमारे डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी। तो कभी आपके एग्जाम में ये तीनों से रिलेटेड अगर एक भी नाम आ जाए तो उसको टिक करके आ जाना, अगर तीनों आ जाए तो तीनों को लगा देना। ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेटस की बात करोगे तो डोमिनेंट स्टेटस की बात किस किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने भी की थी, सर तेज बहादुर सप्रू ने भी की थी, और जयकर ने भी की थी। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कालखंड के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की गई थी? कौन कौन से कथन सही है, बताओ सभी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो पहला स्टेटमेंट क्या देख रखा है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात या भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की बात हमको नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिली थी। क्या क्या देखने को मिला था हमको? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी।
कौन से स्टेटस की बात की गई थी इसकी जगह? पूर्ण स्वराज की जगह उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी। कौन सी रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, जो 1928 में हमको देखने को मिली थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या बोल के रखा? जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ माइनॉरिटी, तो जो अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त एक तरीके से मंडल बनाने की बात की गई थी। तो जॉइंट एक तरीके से इलेक्टोरेट बात की गई थी, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन में याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी क्या नेहरू रिपोर्ट में, तो नहीं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी कि मिलके एक तरीके से हम लोग गठन कर लेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड? सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल के रखा है कि प्रोविंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में भारत के लिए मौलिक अधिकारों का भी क्या बोल के रखा था? आह्वान के बारे में भी इस रिपोर्ट में हमको देखने को मिला था कि इंडिया के लोगों के पास भी क्या होने चाहिए? कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए या मौलिक अधिकार भी होने चाहिए। तो इस चीज के बारे में भी हमको किस रिपोर्ट में देखने को मिलता है? नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में हमको मेन चीज क्या देखने को मिली? यहाँ पे दो चीज समझनी है कि उसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी और उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की कह के रखी थी। कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगी कि मुस्लिम के लिए अलग से इलेक्टोरेट बना के देंगे और हिंदुओं के लिए अलग इलेक्टोरेट बना के देंगे, ठीक है। तो जॉइंट की बात हुई थी यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेड बाय डैश एंड द सब्जेक्ट वाज दैट, तो जब वो कमिटी बनी थी या जब रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसको हेड किसने किया था और इस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? उसका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? ठीक है। तो सबको ये तो पता ही है कि उस कमिटी को ड्राफ्ट करने वाले हेड का नाम क्या था, कौन ने उसका नेतृत्व किया था? तो मोतीलाल। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला कहां पे हमको देखने को मिल रहा? तो जवाहरलाल नेहरू तो गलत हो ही गया, यहाँ पे भी गलत हो गया। तो दो स्टेटमेंट बचे। अब दो स्टेटमेंट में हमने क्या देखने को मिला? मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू। तो दो लोगों ने हेड किया था क्या? मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू तो उससे सहमति नहीं थे, तो क्या उस रिपोर्ट में वो शामिल होंगे क्या? तो पहला वाला स्टेटमेंट भी कट गया। तो क्या बचा हमारे पास? तीसरा ही बचा। तो उसको हेड किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और उस रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, या भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, उसका क्या था? विषय का नाम था, उस रिपोर्ट का नाम था। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि हमने अब देखा है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस रिपोर्ट से खुशी नहीं थे, तो वो चीज तो हटी जाएगी यहां से। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पुट फोर इस 14 पॉइंट्स प्रपोजल, तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अभिवेश में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 मतलब 14 पॉइंट्स प्रपोजल को रखा गया था? किस सेशन में रखा था उन्होंने? ठीक है। तो किस ईयर में रखा था उन्होंने? 1929 में, जो हमारा बोल सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने इस प्रपोजल को रखा था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। क्लियर हुआ ये चीज? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, अभी मैंने आपको बताया था जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में सबमिट हुई थी, और जो मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं वो किस ईयर में सबमिट हुए थे? 1929। नेक्स्ट देखो, द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन विथ जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग इन द अपोजिशन टू, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट से गुस्सा होकर एक तरीके का एसोसिएशन बनाया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिपेंडेंस इंडियन लीग। तो उस बोल सकते हैं कि एक तरीके का एसोसिएशन का गठन किया था, जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और उसके समर्थन कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, एसोसिएशन बनाया था, वो किसके खिलाफ में बनाया था? ठीक है। तो किसके खिलाफ में बनाया था? नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ में बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने वो अपने पिता से ही क्या थे, एक तरीके से उनकी पिता की रिपोर्ट जो थी उन्हीं से ही वो एक तरीके से अपोजिशन में चले गए थे, विरोध में चले गए थे वो। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज याद रखना यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस भी इस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग में शामिल थे। एक सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो दोनों जो नेहरू रिपोर्ट थे उससे गुस्सा थे, क्योंकि दोनों को पूर्ण स्वराज चाहिए था, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन February 1928?
तो जैसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो वैसे ही जितनी भी इंडिया में उस टाइम पे पार्टीज थी ना, उन पार्टीज ने मिलके एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, जो कि किस ईयर में हुई थी? 1928 में हुई थी, जिसमें बोल सकते हैं कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया था, मुस्लिम लीग ने भी मतलब बोल सकते हैं कि उसमें सम्मिलित हुए थे, हिंदू महासभा जो थी वो भी उसमें सम्मिलित हुई थी। जैसे 5 से जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी ना उस टाइम पे, उन्होंने सबने मिलकर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी 1928 में। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? कौन उसके प्रेसिडेंट थे? ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर एम ए अंसारी उस टाइम पे उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एक ही ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो किस ईयर में हुई थी? 1928 में। और ऑल बोल सकते हैं इंडिया या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब कि जितनी भी इंडिया में पार्टीज थी उस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, तो इन सारों लोगों ने मिलकर एक पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन या एक मीटिंग रखी थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और उसको हेड किसने किया था? एम ए अंसारी ने। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट द स्वराज कुड बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव किया था कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त रूप से स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो मौलाना हजरत मोहानी ने इस तरीके का स्टेटमेंट को दिया था। कहां पे दिया था? तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, कहां पे हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1921 का सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। उस सेशन में हमारे मौलाना हजरत मोहानी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमको क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल, कि मतलब स्वराज को सभी भी विदेशी नियंत्रण से हमको मुक्त रूप से स्वतंत्रता के रूप से परिभाषित करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास इन लाहौर कांग्रेस, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन द ईयर। तो पूर्ण स्वराज का एक प्रपोजल जो पास किया गया था, वो किस सेशन में पास किया था? लाहौर का एक कांग्रेस सेशन था। और वो सेशन किस ईयर का था? पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले किस कांग्रेस सेशन में की गई थी? किस सेशन में की कह के रखी थी? 1929 के सेशन में, जो कि कहां पर हुआ था? हमारा लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की बात वहां पे सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास? अभी हमने देखा 1929 के कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज का एक रेजोल्यूशन को पास किया गया था। तो उस रेजोल्यूशन को पास करने के टाइम पे अध्यक्ष कौन थे उस कांग्रेस सेशन के? मतलब कि हम 1929 कांग्रेस सेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम पे? हमारे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किस चीज के बारे में बात की थी? पूर्ण स्वराज की बात की थी। ठीक है, तो याद रखना कि 1929 का जो मेन इंपॉर्टेंट लाहौर सेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोला जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात उसी सेशन में की थी। ठीक है, क्योंकि एक साल पहले उन लोगों ने देखा था कि उनके जो पिताजी है उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे थे, पर वो लोग अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहते थे। वो लोग क्या चाहते थे? अब फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहते थे। नेक्स्ट देखो, हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द मिडनाइट ऑफ दिसंबर 31 1929? ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 में मध्य रात्रि में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? ठीक है, तो जिसने 1929 के सेशन की अध्यक्षता की थी उन्हीं ने ही फहराया था। तो कौन से 1929 के अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू थे।
अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि 1929 में जब ये मतलब 31 दिसंबर 1929 की मिडनाइट को ये ध्वज फहराया गया था, वो किस नदी के तट के पास में फहराया गया? ठीक है, कौन सी नदी थी वो? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये सेशन कहाँ पर हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, तो लाहौर नदी के पास में हमको कौन सी नदी देखने को मिलती है? रावी नदी। तो रावी नदी के तट पे इस फ्लैग को होस्ट किया गया था, ठीक है, फहराया गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929? तो 1929 में जो लाहौर का सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन हुआ था, उसमें इनमें से कौन सी चीज को शामिल नहीं किया गया था? कौन सा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था? ठीक है, तो लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है और अभी तक एक भी सही आंसर नहीं आया है। अब देख लो भैया यहाँ पे, तो 1929 में हम लोगों ने बात कर ली कि लोगों को क्या चाहिए, अब पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनेंस स्टेटस की बात खत्म ही होगी, तो अब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगा? कोई ना कोई मूवमेंट तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कैसा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे? तो पहले देख लो यहाँ पे, तो उस रेजोल्यूशन की बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उस रेजोल्यूशन में, उस सेशन में भारत की विदेश नीति की घोषणा भी की गई थी कि भारत की विदेश नीतियां कैसी होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। ठीक है, तो विदेश नीति के बारे में हमको 1929 के रेजोल्यूशन में देखने को मिलता है। दूसरी चीज, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 1929 के सेशन में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। तीसरा क्या हो गया? प्रिपेयरिंग टू लॉन्च अ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, तो उसी सेशन में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था कि अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनको एक बड़ा लेवल का आंदोलन स्टार्ट किया करना है, और उस आंदोलन को वो किस नाम से जानते थे? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, या सभी ने अविज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1929 के लाहौर सेशन में ही बोल दिया गया था कि हम मतलब कि कुछ दिनों के बाद में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। कौन से स्टेटमेंट बचा हमारे लिए? तो द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या जो अनटचेबिलिटी का चीज है उसको अबॉलिश करने का रेजोल्यूशन 1929 में पास नहीं हुआ था। ठीक है, ये 1935 कभी भी देखने को नहीं मिला था, ये 1947 में हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो 33 में बोल सकते गांधी जी जरूर एक्टिव हो गए थे कि वो हरिजन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो मतलब बोल सकते हैं कि हमारे ये लोग थे, हरिजन लोग थे, वो उस मूवमेंट को ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो इसलिए गांधी जी ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए उनके साथ में जोड़े थे। तो ये चीज हमको बाद में देखने को मिलती है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। तो हमको ये समझ में आया ये सारी की सारी चीजें। तो इस साले सेशन में तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने इस सेशन में रिलेटिवली किस चीज के बारे में देखा? साइमन कमीशन के बारे में देखा। साइमन कमीशन से चीजों के बारे में समझने की कोशिश की। साइमन कमीशन का इंडिया के लोगों ने विरोध क्यों किया था? विरोध करने के बाद हमने सेशंस के बारे में देखा कि 1929 का जो लाहौर सेशन था वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की बात किस रिपोर्ट में की गई थी? वो सब डोमिनेंस स्टेटस की बात किस रिपोर्ट में कह के रखी थी? तो हमारा नेहरू रिपोर्ट है। फिर नेहरू रिपोर्ट से ही हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? गुस्सा थे, क्या एक तरीके से वो उसके विरोध में चले गए थे, क्योंकि वो डोमिनेंस स्टेटस नहीं, फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहते थे। ठीक है, फिर हमने नेहरू रिपोर्ट की बात की थी। तो नेहरू रिपोर्ट से एक और इंसान था जो कि खुश नहीं था, वो कौन था? कौन नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी खुद की रिपोर्ट बनाई थी जिसका क्या नाम रखा था उन्होंने? जिन्नास 14 पॉइंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। उसने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते उससे, बस इतना याद रखना है किस ईयर में उन्होंने बनाई थी और वो किसके नाम से जानी जाती है। ठीक है, और उसी रिपोर्ट, ये तीनों की तीनों रिपोर्ट का हमको क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि ये तीनों रिपोर्ट से कुछ कुछ चीजें जो रेजोल्यूशन पास किए गए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमको इसका देखने को मिलता है कि कुछ चीजें हमको साइमन कमीशन ने जो रेजोल्यूशन पास किए थे वो चीज देखने को मिलती है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट की कुछ चीजें हमको एक्ट में देखने को मिलती है, और जिन्ना की कुछ चीजें हमको उस रिपोर्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन था आज का। कल से हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और गांधी इरविन पैक्ट जो हमारा साइन हुआ था वो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्योंकि हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, और हमारे जो गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था, जो हमारे गांधी जी ने डिमांड्स रखी थी, उनके बारे में पढ़ के आना कल के सेशन। ठीक है।